Hello students, welcome to class 10th section civics, that is your democratic politics. Okay, lesson 1 power sharing. सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग सिविक्स सेक्शन यानी कि जो आपकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उस पर हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग है क्या? जैसा कि इट नेम्स इम्प्लाइज, पावर यानी सत्ता, ताकत, और शेयरिंग यानी कि बांटना। अगर देखा जाए किसी भी राष्ट्र के जो पावर शेयरिंग वगैरह है, जो मतलब सत्ता बांट करके चलाई जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स कम आती है। क्यों? क्योंकि उसमें हर वर्ग के लोगों का भाग रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन जहाँ पे पूरी सत्ता किसी एक को दे दी जाती है या एक के हाथ में चली जाती है, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग जो होती है वो अपने हिसाब से चलाता है। वहाँ पे फिर शेयरिंग कम, वहाँ पे पावर उसके हाथ में रहती है। तो अगर कहा जाए एक तरह से कि कोई भी गवर्नमेंट अगर चले और उसमें अगर पूरी जितनी भी देश के लोग हैं उनका वोट प्रॉपर नहीं पड़ता है, भले ही एक के हाथ में वो देना चाहते हैं, यानी कि हर वर्ग के लोग अगर एक हाथ में पावर देना चाहते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए अपने देश का इंडिया। इस पावर शेयरिंग के मामले में इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? यहाँ पे हमारी कई भाषाएं बोली जाती हैं, हर तरह के धर्म हैं, हर तरह की जाति है, हर तरह के वर्ग है, ठीक है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का चुनाव होता है, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट चुनी जाती है। वो गवर्नमेंट पूर्ण रूप से या तो बहुमत सिद्ध करती है या एक बहुमत पूरी उसकी होती है कि लोग पूर्ण बहुमत से उसको सरकार बनाने देते हैं, या बहुमत सिद्ध करने के लिए वो बाकी पार्टियों के साथ गठजोड़ यानी गठबंधन करती है। तो एक तरह से वो पावर शेयरिंग ही हुआ कि हम हर एक को लेकर के चलते हैं, उसको साथ मिला के चलते हैं। और अगर देश के लोग आप पे पूरा भरोसा करते हैं, पूरे मन से आपको वोट देते हैं, पूर्ण बहुमत देते हैं, तो भी आपकी ही जीत होती। क्यों? क्योंकि देश का हर नागरिक आपसे सहमत है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग इसलिए कहा गया, इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है। अब पावर शेयरिंग है क्या? देखिए, इट इज़ अ टेक्निक टू शेयर द पावर, एक ऐसी तकनीक जिसमें हम ताकत को बांटते हैं, सत्ता को बांटते हैं। जैसे कोई सरकार चलानी है, किसी जगह के राष्ट्र को चलाना हो सरकार को, तो उसकी जो ताकत सत्ता होती है उसको बांटना होता है। इट इज़ अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर उसको हम शेयर करते हैं। इट इज़ एन आइडिया इनकलकेटेड इन अ डेमोक्रेसी, ये एक विचार होता है लोगों के दिमाग में एक विचार होता है। इनकलकेटेड मतलब होता है इन अ माइंड, मतलब कि ये एक विचार होता है जो दिमाग में होता है, और वो जब दिमाग में एक विचारधारा आती है तो वो लोगों के विचारधारा बन के वो लोकतंत्र में आती है। तो इट इज़ एन आइडिया इनकलकेटेड इन अ डेमोक्रेसी, ये एक विचार है जो लोगों की माइंड में यानी कि दिमाग में इनकलकेट करता है, इसमें डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र में, सो दैट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड, जिससे कि जो ताकत है, सत्ता है, वो केंद्रित ना रहे, कंसंट्रेट ना रहे, केंद्रित ना रहे एक जगह एट वन हैंड, किसी भी एक हाथ में ओनली, एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप अ चेक, और जितने प्रकार के जो फॉर्म्स है मतलब कि लोग हैं वो उसको समय समय से चेक करते रहें, ध्यान देते रहें ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है, तो ये आपके पक्ष में है सरकार जो केंद्र में बैठी है, लेकिन इस पर चेक लगाने के लिए विपक्ष की मेजॉरिटी भी बैठी है, माइनॉरिटी भी बैठी है, और भी बीजेपी की सरकार के साथ और भी कई दल के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो बैठी हुई है, और जो समय समय पर सभी नागरिकों का ध्यान रखते हुए ये एक चेक लगाती है मतलब कि अगर सरकार कोई काम गलत कर रही है तो उसको टोकती है, अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसके लिए वो
विरोध प्रकट करती है संसद वगैरह में, सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये एक लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र होता क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये जो पावर शेयरिंग है, इसे एक डेमोक्रेसी में ही संभव हो सकता है। इसलिए इसको कहा गया है इज द टेक्निक, एक ऐसी तकनीक टू शेयर द पावर, जो सत्ता को बांटती है अलग अलग लेवल पर। इट इज़ एन आइडिया, एक विचार है जो लोगों के दिमाग से लोकतंत्र में मौजूद है, सो दैट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड, जिससे कि जो सत्ता है वो केंद्रित ना रहे एक जगह एट वन हैंड, किसी एक हाथ में, ओनली एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स, और जो अलग अलग फॉर्म्स, तरीके हैं, वो उसको बारी बारी से एक दूसरे को देखते भी रहे, मतलब कि चेक करते रहे, चेक ऑन ईच अदर। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। भारत इस तरह के पावर शेयरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है जो सरकार में है। वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, जहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है, राइट। अगर आप देखिए कहीं पे लोगों के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट है, कहीं पे कांग्रेस की है, तो कहीं पे किसी सेना की है, तो कहीं पे किसी और राज्य में किसी और की सरकार है। तो यहाँ पे आप ये देखिए अलग अलग राज्य में कुछ में अलग अलग पार्टी से सरकार है, वहाँ के लोगों ने उनको चुना है पूर्ण बहुमत से। उसी तरह केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सरकार है वहाँ पे राष्ट्र के लोगों ने उनको चुन के रखा है। तो ये जो अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग की गई है, ये इसलिए इंडिया को इसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है। आपके चैप्टर में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बेल्जियम का, बेल्जियम कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है, जहाँ पे पावर शेयरिंग, हम इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में आपके जोड़ा क्यों गया है कि एक जगह जहाँ पावर शेयरिंग को लोगों ने अपनाया और जहाँ पे नहीं अपनाया, दोनों का इफेक्ट क्या हुआ। बेल्जियम जैसे राष्ट्र में भी विरोध हुए, वहाँ पर भी दो तरह की कम्युनिटीज़ बनी। अब वो देखिए कैसे, बेल्जियम जिसकी कैपिटल कहलाती है क्या? ब्रसेल। इसकी राजधानी क्या है? ब्रसेल। जिसकी बाउंड्रीज, इसकी जो सीमा है लिमिटेड, इसकी जो बाउंड्रीज है वो किस किस कंट्रीज को टच करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, इसकी लिमिटेड बाउंड्रीज जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसकी जो बाउंड्रीज सीमा, जो इनका सीमा क्षेत्र है वो फ्रांस को टच करता है, नीदरलैंड को टच करता है, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अब यहाँ पे ब्रसेल की अगर हम बात करें, ब्रसेल में, ब्रसेल एक जो कैपिटल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? ये पूरे बेल्जियम में दो तरह की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। पहली एक फ्रांसीसी, फ्रेंच स्पीकिंग, और दूसरी डच। अब आप कहोगे सर ये कैसे? ब्रसेल में कुल मिला के कहा जाए तो 80% मेजॉरिटी फ्रेंच पीपल की है, जो रिचर क्लास की हैं। यानी कि कैपिटल, राजधानी, जहाँ पे सभी मिनिस्ट्री हाउस, पार्लियामेंट हाउस सब है, वहाँ पे फ्रेंच जो हैं, फ्रांसीसी 80% है। जबकि बाकी पूरी कंट्री में, अगर कंट्री में देखा जाए, ब्रसेल को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे इनकी संख्या 40% है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे डच, यानी डच जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं,
इनकी संख्या यहाँ पे कैपिटल में मात्र 20% है, जबकि पूरी कंट्री में इनकी मेजॉरिटी टोटल 60% है। 59% आपका दिया गया है, हम उसको राउंड फिगर में 60% लेते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से कि जिनकी जो माइनॉरिटी में हैं पूरे राष्ट्र में, उनका सबसे ज़्यादा अधिकार, मतलब कि सबसे ज़्यादा वो नंबर में, संख्या में, कैपिटल में है, ठीक है। जबकि डच जो कि कैपिटल में सबसे कम है संख्या में, पूरे देश में वो सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। अब इसको ज़रा इस तरह से देखिए कि अगर घर में 10 लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो एक मत के हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो दूसरे मत के हों, ठीक है। 3 लोग ऐसे हैं जो एक मत के हैं, 7 लोग ऐसे जो दूसरे मत के हों। लेकिन जब भी बात किसी की रखी जाती है, जो 7 लोगों का डिसीजन होता होगा उसी को ही माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो घर का मुखिया है वो सबके संपर्क में है, तो 7 लोग उसको अकेले अपनी बात बताते हैं। अब उन 3 लोगों से बाकी लॉन्ग टर्म रिलेटिव्स जो हैं सहमत है, लेकिन उन 7 लोगों से कम लोग सहमत हैं, राइट। लेकिन मुखिया दोनों के संपर्क में है डायरेक्टली एक ही घर में, तो वो 7 लोगों की बात को ज़्यादा पहल मिलती है। उसी तरह यहाँ पे बेल्जियम कंट्री में यही स्थिति बन रही थी, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली। क्यों? क्योंकि 1950 से लेके 1960 तक सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके हुए। वो कैसे, देखिए। उन्नीस 1950 से लेके 60 तक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए, आपस में इनके मतभेद बहुत थे अक्सर। उन्नीस 1950 से 1960 तक में दशक में इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि माइनॉरिटी ये कैपिटल में थे। कौन? डच जो थे कैपिटल में, ये माइनॉरिटी में थे, तो इनके पक्ष में निर्णय बहुत कम होता था, जबकि पूरे कंट्री में ये मेजॉरिटी में थे। पूरे कंट्री में ये मेजॉरिटी में थे। और वहीं पे फ्रेंच स्पीकिंग जो थे, फ्रांसीसी, वो कैपिटल में मेजॉरिटी में बने हुए थे, तो ये ज़्यादातर डिसीजंस अपने पक्ष में करवा लेते थे और पूरे कंट्री में ये माइनॉरिटी में थे। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्रांसीसी जो थे ये रिचर क्लास के थे, काफ़ी एजुकेटेड थे और हायर पोस्ट पे ज़्यादातर इन्हीं लोगों के लोग थे। गवर्नमेंट के पोस्ट पे ज़्यादातर, जैसे कोई भी जॉब वगैरह होते थे तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों के लोग थे, क्योंकि एजुकेटेड थे, हायर रिचर भी थे, हायर पोस्ट पे ये थे। जबकि डच लेटर ऑन में जब पहले नहीं थे, उस समय तक कॉन्फ्लिक्ट कम था, लेकिन डच के लोग जब लेटर ऑन में एजुकेटेड हुए तो उन्होंने भी अपना इक्वली ये बोलने लगे कि उनके लिए भी वो सारे बेनिफिट्स वगैरह किए जाए जो फ्रांसीसियों के थे।
अब कोई भी निर्णय गवर्नमेंट लेती थी तो कैपिटल में फ्रांसीसी ज़्यादा थे, हायर पोजीशन, तो फेवर इनका कम हो पाता था, इनका ज़्यादा हो पाता था, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर हमेशा बनी रही 1950 से लेकर 1960 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें बताया कि डच जो हैं कैपिटल में माइनॉरिटी में थे पर कंट्री में मेजॉरिटी में थे, पर फ्रांसीसी जो थे कैपिटल में मेजॉरिटी में थे और कंट्री में माइनॉरिटी में थे। यानी कंट्री यानी वेलोनिया वाले पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, बेल्जियम के नॉर्दर्न पार्ट में फ्रांसीसी ज़्यादा थे, ठीक है, फ्रांसीसी माइनॉरिटी में थे पर वहाँ पे फैले थे, जबकि डच जो थे मेजॉरिटी में साउदर्न पार्ट में ज़्यादातर थे। तो वहाँ पे देखा जाए तो इनकी मेजॉरिटी 60% या उससे प्लस में जाती थी और फ्रांसीसियों की 40% थी। तो इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसकी स्थिति ये पैदा होती, जो ब्रसेल में जो गवर्नमेंट बैठी थी, ये जब डच जो है बाद में लेटर एजुकेट हो गए, ये फोर्स करने लगे, दबाव और प्रेशर बनाने लगे, किस पे, फ्रांसीसियों पे। या तो स्थिति उनको सॉल्व करने के लिए यही होता कि दो पार्ट में पूरी कंट्री को बांट दिया जाए। लेटर ऑन में ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई, जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगा तो लगने लगा कि बेल्जियम दो हिस्सों में बढ़ जाए। अब सेम कंडीशन हमारे श्रीलंका की आती है, लेकिन पावर शेयरिंग यहाँ पे कहा जाए तो बेल्जियम में पॉजिटिव वे में हुआ था और श्रीलंका में हो नहीं पाया था। देखिए श्रीलंका में ये सेम सिचुएशन क्या थी। सिन्हाला एक कम्युनिटी है यहाँ पे, सिन्हाला जो है वहाँ के जो रहते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं श्रीलंका के, सिन्हाला कम्युनिटी कहलाती है। ये 74% इनकी आबादी यहाँ पर है। इसमें आते हैं, फिर यहाँ पे तमिल्स आते हैं। यहाँ देखिएगा तमिल्स भी हमारे श्रीलंका में 2 हैं, 18% तमिल्स की पॉपुलेशन है, तमिलियंस के, जिसमें हमारे श्रीलंकन तमिल्स आते हैं अलग। श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जो यहाँ पहले से बसे हुए थे, ये 13% थे, 13%। और जो इंडियन तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स वो हैं 7%। ये वो हैं जो कॉलोनियल पीरियड के समय, यानी ब्रिटिश शासन जब था श्रीलंका पे, उस समय ये एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पे यहाँ पे श्रीलंका लाए गए थे। तो वहीं पे आके इनके लोग बस गए थे। तो इनकी जो आगे जो पीढ़ी थी वो इंडियन तमिल्स कहलाई, जो कि 7% की माइनॉरिटी में है। और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो वहीं पे रहने वाले लोग थे पहले से ही, जो 13% के थे। ये तमिल्स थे टोटल। और सिन्हाला वो कम्युनिटी थी जो श्रीलंका में वो भी रहती थी पहले, लेकिन 74% इनके पॉपुलेशन है। जो तमिल थे वो श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में ज़्यादा थे। जो तमिल थे श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में ज़्यादातर थे, जबकि इनकी 18% पॉपुलेशन ही थी ओवरऑल श्रीलंका में। 74% पॉपुलेशन पे देखा जाए तो इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन 18% ही थी, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सिन्हाला और तमिल के अलावा यहाँ पे एक अलग क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी कौन है आपको बताते चलें। ये जो हमने तमिल्स की बात की, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, तमिल्स में भी 2 कम्युनिटीज़ थी। जो इंडियन तमिल्स थे हमारे, एक तमिल्स हमारे ये थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते थे, ठीक है। कुछ तमिल्स हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, लेकिन उसी में क्रिश्चियन कम्युनिटी थी जो कि जिसकी आबादी मात्र 7% थी। ये अलग है, ये अलग है। इसकी आबादी 7% थी। इसमें सिन्हाला भी आते थे और तमिल्स भी आते थे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी 74%, जिसमें से कुछ सिन्हाला क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बिलोंग करते थे। तमिल से 18%, जिसमें से कुछ तमिल क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इन्हीं तमिल्स में श्रीलंकन तमिल्स थे जो 13% थे। इन्हीं तमिल्स में एक इंडियन तमिल्स थे जो इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पर आए थे, उनकी आबादी मात्र 7% थी। ये जो तमिल्स हैं ये सिर्फ श्रीलंका के किस हिस्से में ज़्यादातर रहते थे, नॉर्थ या क्या कहते हैं उसके ईस्ट के हिस्से में रहते थे, ठीक है।
और सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जो मेन थी, उनके वो बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्धिज्म को बिलीव करते थे, तो वो बुद्धिस्ट थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए यहाँ पे, श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल, हम ये इन दोनों को लेके चलेंगे मेन, ठीक है, सिन्हाला और तमिल को लेके चलेंगे मेन, क्योंकि इसी के अंदर में बाकी आते हैं। तो 74 और 80% इनका भी सेम स्थिति था, जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखते हैं डच और फ्रेंच का, सेम कंडीशन श्रीलंका में भी सिन्हाला तमिल का भी था। ये स्टूडेंट, तो हम लोग बात करते हैं श्रीलंका और बेल्जियम की। तो बेल्जियम का जब ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगा, क्या कहते हैं, इनका जो आपसी मतभेद काफ़ी दशक तक चलता रहा, तो उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। मतलब कि 1970 से लेकर के 1993 तक they had changed their constitution 4 times, 4 बार उन्होंने अपने संविधान को बदला, जिससे कि वो सही तरीके से वर्क कर सके। कहाँ पे? बेल्जियम यानी कि जहाँ वहाँ की केंद्र सरकार ने अपने संविधान को 4 बार बदला, सो एज टू वर्क आउट, सो एज टू work out an arrangement that would enable everyone to be to live together within the मतलब कि उन्होंने 1970 से 1993 यानी कि बहुत ही लंबा समय इन लोगों ने ले लिया और अपने संविधान को उन्होंने सिर्फ 4 बार से बदला, जो इतनी ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो रहे थे डच और फ्रांसीसियों के। जब डच लेटर ऑन में एजुकेटेड हो गया तो उनको अपने राइट्स वगैरह समझ में आने लगे, तो उन्होंने जब पावर मतलब कि केंद्र में बैठी सरकार पे जब क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश की कि हम मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं और दबाव बनाने की कोशिश की, तो फ्रांसीसियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, उसमें आपसी मतभेद इनके होने लगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने अपने बेल्जियम ने 70 से लेकर के 1993 तक अपने संविधान को 4 बार बदला, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, जिससे कि एक अच्छे से व्यवस्था कर सके, दैट वुड इनेबल एवरीवन, जिससे कि हर कोई रह सके एक साथ, हर कोई रह सके एक साथ। कौन? हर कोई में आते हैं यहाँ पे आपके डच और फ्रांसीसी, जो फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रांसीसी, ये 2 कम्युनिटी के लोग प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक रह सके एक साथ राष्ट्र के अंदर। फिर इन्होंने एक अकोमोडेशन पॉलिसीज बनाई थी। फिर सेकंड क्या है इनका? पावर्स अरेंजमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड
powers arrangement was established of peace in the country. No single community can take its own decision. मतलब कि पावर की सत्ता का व्यवस्था इस तरह से बनाया गया जिससे कि राष्ट्र के अंदर एक शांति व्यवस्था बनी रह सके, यानी कि डच और फ्रांसीसी दोनों लोग शांतिपूर्वक रह सके, दोनों के मन में यह ना आए कि सत्ता जो है किसी एक कम्युनिटी के हाथ में पूरी तरह से है। तो उसको शांतिपूर्वक बनाने के लिए डच और फ्रांसीसियों का आपस में सही तरीके से शांतिपूर्वक रह सके, तो सत्ता की ताकत का व्यवस्था इस तरह से किया गया जिससे कि कोई भी कम्युनिटी अपने पूरे राष्ट्र का डिसीजन नहीं ले सके, मतलब कि अपने तो डिसीजन ना ले सके पर वो डिसीजन पूरे राष्ट्र का भी हो जाता था। तो नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक इट ऑन डिसीजन, मतलब कि वो डिसीजन ले करके वो केंद्र गवर्नमेंट पर प्रभाव ना डाले, इस चीज़ को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था। तीसरा, Constitution decides that number of ministers in the central or state must be equally in numbers. Dutch and फ्रेंच। संविधान ने निर्णय लिया कि जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, जो केंद्र में या राज्य में जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उनकी संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस तरह से डच का मेजॉरिटी पूरे कंट्री में ज़्यादा था और जबकि वो माइनॉरिटी में केंद्र में थे यानी कैपिटल में, वहीं पे फ्रांसीसी मेजॉरिटी में केंद्र में ज़्यादा थे और पूरी कंट्री में वो माइनॉरिटी में थे। तो ये जो इनका मतभेद था माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का, एक जगह पे ये अपने ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अच्छा, दूसरा चीज़ ये होता था कि फ्रांसीसी जो थे पूरी कंट्री में तो अपने आप को साबित नहीं कर पाते थे, लेकिन केंद्र में इनकी मेजॉरिटी होने के कारण से और सबसे हाई पोस्ट पे होने के कारण से ये गवर्नमेंट पे सीधा सीधा दबाव बना देते थे। और वहीं पे जो डच थे पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा थे, लेकिन केंद्र में वो माइनॉरिटी में आते थे, जिसकी वजह से इनका दबाव कम पड़ जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए जब ये दो डिसीजन लिया गया, तो तीसरा ये था कि संविधान इस तरह से बने कि दोनों वर्गों के जो मिनिस्टर्स हैं, यानी दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं, वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो उनकी संख्या एकदम बराबर हो, मतलब 50-50। मतलब कि अगर 90 की सीट रहती थी तो उसमें 45 डच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स होते थे, 45 फ्रांसीसियों के होते थे। और उस पर भी एक लॉ बना था, some special laws
needs to support of some special laws needs to support to majority of members from each group. यस फिर इसी के बाद इन्होंने एक नया कानून भी बनाया, एक नया कानून पास हुआ जिसमें ये हुआ कि इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड टू सपोर्ट, कि वो उसको सहयोग दे सके उन मेजॉरिटी को। किस तरह की मेजॉरिटी? ये डच और फ्रांसीसी की मेजॉरिटी नहीं था, ये वो मेजॉरिटी थी जिसमें अगर कोई निर्णय पास होता है संसद में तो दोनों मेजॉरिटी के लोग मिल करके जो बहुमत देंगे, जो वोट देंगे, वही चीज़ पूरे राष्ट्र के लिए मानी जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको उन्होंने सहयोग दिया, नीड्स टू सपोर्ट टू मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि डच और फ्रांसीसी दोनों ग्रुप के जो 50-50 मेंबर्स हैं, 50-50% के जो मेंबर्स हैं, दोनों अगर संसद में बैठे हैं और कोई अगर निर्णय पास हो रहा है तो दोनों मिल करके अगर ज़्यादा बहुमत में उस डिसीज़न को देंगे तो उनका वो माना जाएगा। जैसे कि हमारे केंद्र में गवर्नमेंट होती है कि जब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है तो जब भी सब पूरे दल जब मिल करके उनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट से सहमत रखते हैं, यानी कि 3/4 डिसीजन या 3/4 बहुमत जब गवर्नमेंट को मिलता है संसद, तब वो एक्ट पास होता है। उसी तरह कुछ लॉज थे जिसको सहयोग ये देना था, जब वहाँ से संसद से पास होता बेल्जियम से, तो वहाँ पे ये निर्णय भी था कि दोनों वर्ग के लोगों का जो पूर्ण बहुमत, यानी जिनका बहुमत सबसे ज़्यादा होगा किसी एक परिणाम पे, हर ग्रुप में मेजॉरिटी ऑफ ईच मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप, हर मेंबर्स का हर ग्रुप से मेजॉरिटी जब आएगा ज़्यादा, यानी कि बहुमत में, तभी वो लॉ पास होगा। अगर मान लीजिए किसी एक ने अकेले पूरा निर्णय कम कर दिया तो वो नहीं माना जा सकता, या दोनों ने मिलकर कम कर दिया तो वो नहीं माना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी अकोमोडेशन पॉलिसी इसमें बनी वो ये थी, बेल्जियम ने जो पास किया था, जो आपने अभी तो जाना क्या कहते हैं, बेल्जियम ने जो पॉलिसी पास की थी अकोमोडेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत यहाँ पे ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ पावर्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो कुछ पावर्स थी, उसने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया क्यों? क्योंकि जिससे कि दे कैन रन द कंट्री पीसफुली without conflict and state government are not
state government are not much more subordinate to सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि फोर्थ अकोमोडेशन पॉलिसी में यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो कुछ पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट की दे दी थी, जिससे कि वो कंट्री को पीसफुली शांतिपूर्वक चला सके बिना किसी मतभेद के। और स्टेट गवर्नमेंट फिर ज़्यादातर सबऑर्डिनेट नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे से परमिशंस लेना पड़ता था, तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में उस डिसीजंस को लेती थी, नहीं तो राज्य के ज़्यादा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट खुद लेती थी, तो वो ज़्यादातर सबऑर्डिनेट नहीं रह गए थे। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल, मतलब कि अपार्ट करें, जब ये चीज़ एथनिक अकोमोडेशन पॉलिसी बनी तो ब्रसल के जो बेल्जियम कंट्री के जो डच और फ्रांसीसी थे, उन लोगों ने इस पॉलिसी को अपनाया। क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांसीसी इस पॉलिसी को अपनाने में मान गए, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस पॉलिसी को अपनाने मान गए। लेकिन डच ने भी ये देखा कि जो फ्रांसीसी मेजॉरिटी में सेंट्रल में ज़्यादा हैं और माइनॉरिटी में पूरे स्टेट में मात्र सिर्फ 40% के लगभग है, और जबकि डच के ज़्यादा मिनिस्टर्स उस समय सेंट्रल में नहीं थे, लेकिन उनके फेवर में भी ये डिसीज़न आया था कि 50-50% की गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मिनिस्टर्स को बैठेंगे दोनों कम्युनिटी के तो उसको माना जाए। तो ये जब फ्रांसीसियों ने के जो उनके जो मेन फेवर में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब ये निर्णय निकाला कि इस तरह से सरकार को चलाया जा सकता है कि दोनों पक्ष के 50-50% मेंबर जो है मिनिस्टर्स, उनकी कम्युनिटी से मिनिस्टर्स लिए जाएं, तो जब डच लोगों ने देखा कि फ्रांसीसियों ने इस चीज़ को अपना लिया है और मान लिया है शांतिपूर्वक, तो उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम भी आगे राष्ट्र को डेवलप करना चाहते हैं तो हम भी इस चीज़ को मान लेते हैं। फ्रांसीसी जो कि माइनॉरिटी में वो मान सकते तो हम मेजॉरिटी में हम क्यों नहीं मान सकते। तो उन लोगों ने इस चीज़ को अपना लिया, फिर ये पॉलिसीज़ अपनाई गई। फ्रेंच हैज एक्सेप्टेड इक्वल पॉलिसी सो दैट डच ऑल्सो एक्सेप्टेड। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच हैज एक्सेप्टेड दी पॉलिसी so that Dutch people also accepted and welcomes the decision। और इस निर्णय का उन्होंने स्वागत भी किया। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी और बनाई, अपार्ट फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट made, which is elected by made, that is community government, whose members are elected
by people belonging to one community to one language, one community, ठीक है, to one language community, ऐसे कर देते हैं। इसमें कौन कौन आते थे? अलग अलग कम्युनिटी जिसकी बनी थी, डच, फ्रेंच, जर्मन, इन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई थी। नो मैटर वेयर दे लिव, नो मैटर वेयर दे लिव, मतलब कि दो तरह के गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट भी जो कि बेल्जियम में डिफाइन की गई इस पॉलिसी के अनुसार, जिसमें क्या था, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरे तरह की सरकार थी जिसमें ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी के हुआ करते थे और इन्हीं मेंबर्स को मिला करके वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती थी। चाहे वो मेंबर्स या उनकी कम्युनिटी के लोग पूरे बेल्जियम में कहीं भी हों, लेकिन वो एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट ज़रूर फॉर्म करते थे। इनका मेन मकसद क्या था? दे चेक कल्चरल एजुकेशन, and language issues। इनका काम क्या था? जितने भी सांस्कृतिक शिक्षा स्तर की चीज़ें थी उसको देखना, उसकी देखरेख करना और अपने भाषा, जो उनकी खुद की कम्युनिटी की जो भाषा थी उसको, उनके इश्यूज, उसके मुद्दे को देखना। तो ये आपका पार्ट 1 में जो आज आपने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स के हिसाब से, जो कि हमने बेल्जियम का आपको अकोमोडेशन पॉलिसीज बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे जानेंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।